नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की अलग अलग किताबों को, पूरी किताब को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं पूरी डिटेल के साथ। इस सीरीज़ के अंतर्गत सबसे पहले हमने अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को, उसके बाद राजेंद्र बलोदी जी की पुस्तक को पूरा एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमने भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक को यहाँ पे शुरू किया था, जिसमें हम 88 क्लासेस कवर कर चुके हैं। साथ में हमने हिमांशु कफटिया जी की किताब को भी यहाँ पे शुरू किया था, जिसके हम अभी तक 23 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हम हिमांशु कफटिया जी वाली पुस्तक से 24वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। इंग्लिश में ये पूरी किताब है, इसको भी हम पूरे एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में उत्तराखंड की नदियों के बारे में, यहाँ के ताल के बारे में हमने स्टार्ट किया था। आज इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और अगले टॉपिक के अंदर हम एंटर कर जाएंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पर्वतीय क्षेत्रों में भीषण भूस्खलन के कारण जब किसी बहती हुई नदी का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है तो वहां पर किस प्रकार की झील का विकास होता है। लास्ट वीडियो के अंतिम के जो सवाल थे उसमें हमने उत्तराखंड की झीलें इस टॉपिक को शुरू किया था। उसमें हमने एक सवाल कवर किया था कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पे और भू आकृति के आधार पे उत्तराखंड की झीलों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इसका आंसर क्या था? 5 प्रकार की झीलें उत्तराखंड में पाई जाती हैं। पहली झीलें होती हैं हिमानी झीलें, यानी जो ग्लेशियर्स लेक्स होती है हमारी। दूसरी झील होती हैं अपरदनात्मक झीलें, जो इरोजन के कारण बनती है। तीसरी झील होती है विवर्तनिक झीलें, टेक्टोनिक लेक्स हम जिसको कहते हैं। चौथी कैटेगरी में आती है टेम्पररी लेक्स और 5वीं होती है आर्टिफिशियल, कृत्रिम लेक्स। ठीक है, जो हिमानी झील होती हैं यानी जो ग्लेशियर्स लेक होती है, ग्लेशियर्स के इलाकों में ज़्यादा पाई जाती हैं। दूसरी हमने देखी थी हमारी अपरदनात्मक लेक्स, यानी जो इरोजनल लेक होती हैं। जैसे ये झीलें जो होती हैं पानी की वजह से, बर्फ की वजह से, हवा के अपर्दन क्रिया के कारण जो लेक्स बनती हैं उनको इरोजनल लेक कहते हैं या अपरदनात्मक लेक्स कहते हैं। उत्तराखंड में हवा के अपर्दन से बनी झीलें नहीं पाई जाती, बाकी यहाँ पर बर्फ की वजह से या पानी की वजह से जो कटान होता है मिट्टी का, उसकी वजह से बनने वाली झीलें पाई जाती हैं। तीसरी हमने देखी थी टेक्टोनिक लेक्स, यानी कि विवर्तनिक झीलें। ये झील पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां होती हैं उनके द्वारा जो फोल्डिंग्स वगैरह होती हैं, भ्रंश जो बन जाती हैं, घाटी बन जाती है, वहां पर पानी भरने से जो बनती है उसको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है। चौथा है टेम्पररी। टेम्पररी लेक्स क्या होती है? जब पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन होता है, नदी का मार्ग बंद हो जाता है, तो वहां पर जो लेक बनती है उसे अस्थायी झील कहते हैं। तो हमने एक क्विक रिवीजन भी देखा उत्तराखंड की झीलों के प्रकार का। विवर्तनिक झील क्या होती है? जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के माध्यम से जो भ्रंश वहां पे बनते हैं उनके माध्यम से बनती है। अपरदनात्मक हमने देखा कि पानी के अपर्दन के माध्यम से, हवा के अपर्दन के माध्यम से, बर्फ के अपर्दन के माध्यम से जो बनती है। उत्तराखंड में हवा के अपर्दन के कारण झीलें नहीं पाई जाती। और टेम्पररी क्या होती है? जब भूस्खलन के बाद नदी का मार्ग बंद होता है तब इस प्रकार की झीलें बनती हैं। अगर हम कृत्रिम जलाशयों की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल्स होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं। तो ये 5 प्रकार की झीलें उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय भूगोल के अनुसार नदियों अथवा गदेरों के किनारों पर बनने वाली छोटी जल संचय संरचनाओं या छोटे तालाबों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे नदियों के किनारे, गदेरों के किनारे पर जो छोटे से जल संचय क्षेत्र बन जाते हैं, जल संचय संरचना बन जाती है, इनको कहा जाता है खाल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और एक सवाल पेपर में आया भी था कि चाल खाल का संबंध किससे है? तो ये जो है ये इसी से रिलेटेड है। खाल किसको कहते हैं? नदियों के किनारे जो छोटे से जल भंडारण क्षेत्र बने होते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं वहां पे ताकि जल को संरक्षित वहां पे कर सकें, खाल कहे जाते हैं। क्वेश्चन आया था चाल खाल का संबंध किससे है? तो ये जल संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। ब्रह्मताल और बेनीताल उत्तराखंड के किस जिले के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रह्मताल और बेनीताल यहाँ पे 2 ताल पूछे गए हैं। ये दोनों के दोनों ताल हमारे चमोली जनपद में आते हैं।
चमोली की कुछ इंपॉर्टेंट तालों में जैसे रूपकुंड है, सतोपंथ है, वसुधारा, ऋषिकुंड, हेमकुंड और इसके अलावा बेदनी कुंड हो गया और ब्रह्मताल हो गया। ये सारे के सारे कहाँ हैं? चमोली जनपद में हैं। ठीक है। उत्तरकाशी के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध तालों और झीलों का सही समूह कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी जो ताल है वो उत्तरकाशी में पड़ते हैं? सही आंसर है डोडी ताल, नचिकेता ताल और केदार ताल। ये तीनों के तीनों कहाँ पड़ते हैं? ये तीनों उत्तरकाशी में पड़ते हैं। नचिकेता ताल के बारे में पूछा जाता है। देखिए, जो नौकुचिया ताल है वो नैनीताल में है, ये नचिकेता ताल है ये उत्तरकाशी में है। डोडी ताल के बारे में आता है 6 कोने वाला ताल कौन सा है? तो वो ये वाला है, मछलियों के लिए काफी फेमस है। केदार ताल भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। कुमाऊं के सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध कुंड का नाम क्या है? इनमें से कौन सा कुंड है जो पिथौरागढ़ में स्थित है? इसका नाम है मसार कुंड। मसार कुंड या इसे मैसर कुंड भी लिखते हैं। कहाँ पड़ता है ये? पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है। कुछ जगहों पर इसे मैसर कुंड, मसार कुंड या महेश्वरी कुंड भी लिखा गया है। तो तीनों एक ही हैं, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के पास ये पड़ता है। ठीक है। सूची को सूची 2 से आपने मिलाना है। एक तरफ ताल झील के नाम है, दूसरी तरफ जनपद। नचिकेता ताल कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है, पहले का 2। हरीश ताल ये कहाँ पड़ता है? हरीश ताल हमारा नैनीताल में पड़ता है, दूसरे का 1 होगा। मसार कुंड पिथौरागढ़ में है यानी कि 4, और अप्सरा झील जो है ये टिहरी गढ़वाल में पड़ती है यानी 3। 2, 1, 4, 3 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अगला, उत्तराखंड की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हम 9वें चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। 10वां चैप्टर जो है उत्तराखंड की जलवायु से संबंधित, उसको यहाँ पर करेंगे। उत्तराखंड की जो इंपॉर्टेंट झील्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, उनको हमने देखा। ब्रह्मताल, बेनीताल, चौराबाड़ी, रूपकुंड, संतोपन, वसुधारा, ये सब कहाँ पड़ते हैं? हेमकुंड हो गया, कागभुशुंडी हो गया, बेदनी हो गया, सब चमोली में है। उत्तरकाशी के हमने देखे डोडी ताल है, नचिकेता है, केदार ताल है। इसके अलावा जो सूर्य कुंड हो गया ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है। नैनीताल के हमने कुछ इंपॉर्टेंट में केवल एक ही देखा, हरीश ताल। उसके अलावा 7 ताल, खुरपर ताल, सूखा ताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल नैनीताल में पड़ते हैं। और टिहरी में अप्सरा झील है। इसके अलावा वहां पे सहस्त्र ताल स्थित है। टिहरी के अंदर मंसूर ताल है जहां पे राजहंस देखने को मिलते हैं। रुद्रप्रयाग में नंदीकुंड हो गया और मैदागल्ला हो गया। ये सब कहाँ हैं? ये रुद्रप्रयाग में आते हैं। अब बात करेंगे जलवायु की। पहला है, उत्तराखंड के मैदानी भागों की जलवायु काफी हद तक गंगा के मैदानी इलाकों से मिलती जुलती है। पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। उत्तराखंड की जलवायु को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक मैदानी की जलवायु और एक पर्वतीय जलवायु। तो मैदानी जलवायु जो है यहाँ की, वो लगभग जैसे गंगा के मैदानी इलाकों में जलवायु होती है, वैसी जलवायु उत्तराखंड के मैदानों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। राज्य के उत्तरी भाग में यानी ऊंचे इलाकों में, हिमालय इलाकों में आमतौर पर हिमालयी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। यानी उत्तराखंड आपको दे देगा कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ के मैदानी इलाकों में किस प्रकार की जलवायु होती है? तो गंगा के मैदानों के जैसे। ठीक है। इसके अलावा जो उत्तरी भाग है हमारा, या जो ऊंची चोटियों वाला इलाका है, ऊंचा इलाका है, पर्वतीय इलाका है, वहां पर कौन सी है? तो वहां पर जो टिपिकल हिमालयी प्रकार की जलवायु होती है, क्योंकि पूरा हिमालय के अंतर्गत आता है, तो वैसी जलवायु मिलती है। ठीक है। दोनों के दोनों आपके सही यहाँ पे होंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में वर्षा के वितरण का कौन सा पैटर्न सही यहाँ पे दिया गया है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, वर्षा के वितरण के बारे में बताया गया है। देखिए, हिमालय के पूर्वी ढलानों पर भारी वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत शुष्क रह जाता है। क्या ये सही है हमारा? पहला वाला आपका बिल्कुल सही होगा। हिमालय के पूर्वी ढलानों पर हमको ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, जबकि जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर उतनी बारिश नहीं होती। ठीक है। अगला, उत्तराखंड में मानसून का आगमन और वापसी सामान्यतः किस अवधि के दौरान होता है? तो उत्तराखंड में जो मानसून की शुरुआत होती है ये लगभग जून के अंत में आता है और सितंबर के मध्य तक ये वापस चला जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इस दौरान यानी मानसून के दौरान उत्तराखंड में औसत वर्षा कितनी होती है? जो एवरेज बारिश होती है यहाँ पे लगभग 37 से 50 सेंटीमीटर के दौरान होती है, एवरेज की अगर हम बात करते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में अधिकतम वर्षा का क्षेत्र
किस ऊंचाई के मध्य में स्थित है? उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है किस ऊंचाई वाले इलाके में होती है? ये होती है 1200 से 2100 मीटर का जो इलाका है इसमें। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर हिमालय की श्रेणियों के संदर्भ में पूछे तो शिवालिक वाले इलाके में ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, उत्तराखंड के निम्नलिखित स्थानों को उनकी वर्षा के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। यह क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है, तो नरेंद्रनगर। यहां पे जो एवरेज बारिश है वो 318 सेंटीमीटर के करीब है, औसत अगर हम बात करते हैं सालाना। तो इसको क्रम में लगाना है। सबसे पहले आ जाएगा नरेंद्रनगर, नरेंद्रनगर के बाद आएगा नैनीताल यानी कि 3, नैनीताल के बाद आ जाएगा देहरादून यानी 2, और फिर आएगा कोटद्वार यानी 4। 1 3 2 4 हमारा सही आंसर है। 1 3 2 4 आपका ये रहा। ऐसे वाले क्वेश्चन की वर्षा की मात्रा के आधार पे आपने इनको अरेंज करना है, बन जाते हैं। यहाँ पे टॉप 4 हमको दिए गए थे तो हमने देखा इनको क्रम में लगाने को आ सकता है। अल्पाइन जलवायु क्षेत्र की ऊंचाई की सीमा क्या निर्धारित की गई है? जो अल्पाइन जलवायु होती है ये हमें आमतौर पर किस ऊंचाई पर देखने को मिलती है? अल्पाइन जलवायु 3000 से 4000 मीटर के मध्य में पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार उत्तराखंड का वन और वृक्ष आवरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो देखिए 2023 में जो रिपोर्ट आई थी 18वीं वन रिपोर्ट हम जिसको कहते हैं, इसके ऊपर डिटेल में एक अलग सा वीडियो बना हुआ है, आप वहां से इसको पूरा कवर कर सकते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पे उत्तराखंड में जो टोटल वन और वृक्ष आच्छादन था वो कितना था? 47.74%। लेकिन आपको जो डेटा दिया गया है वो रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के आधार पे दिया गया है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसे सरकार या सरकारी कागजों में वन घोषित किया जा चुका है, चाहे वहां पे वन हो या ना हो। रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की बात करें, इसका लगभग उत्तराखंड में 71.05% है। जो आंकड़ा आपको यहां पे दिख रहा है यही आपका आंसर है। अगर यहां पे इस हिसाब से डेटा होता 47.74 दिया होता तब आप इसको टिक करते, क्योंकि रिकॉर्डेड लिखा नहीं है, लेकिन डेटा रिकॉर्डेड के हिसाब से है तो आपने इसी को यहां पे चुनना है। अगर हम 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देखें तो उत्तराखंड में टोटल जो वन आच्छादन है यानी फॉरेस्ट कवर है हमारा वो कितना है? वो लगभग 24,303 वर्ग किलोमीटर है। वृक्ष आच्छादन की बात करें तो 1231 वर्ग किलोमीटर है। टोटल अगर हम इसकी बात करें तो 25,535 के करीब ये वर्ग किलोमीटर में है, जो कि हमारे पूरे उत्तराखंड का लगभग 47.74% बनता है। ठीक है, अगर हम रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की बात करें, उत्तराखंड में 38,000 वर्ग किलोमीटर के करीब रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है, जो उत्तराखंड के एरिया का टोटल 71% के करीब बनता है, जो डेटा आपको यहां पे दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले वन समूह क्रमशः कौन से हैं? तो उत्तराखंड में इनमें से किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा और सबसे कम देखने को मिलते हैं? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हमें हिमालयन नमशीतोष्ण वन देखने को मिलते हैं और सबसे कम शुष्क अल्पाइन झाड़ियां यहां पे देखने को मिलती हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो हिमालयन नमशीतोष्ण वन है ये लगभग 36.5% के करीब है, जबकि जो शुष्क अल्पाइन झाड़ियां हैं इनकी संख्या मात्र 0.16% के करीब है। तो इन दोनों को आपने याद रखना है। ठीक है, अगला सागौन, पलाश, बांस, शहतूत, अंजन और बहेड़ा निम्नलिखित में से किस वन प्रकार की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो इस प्रकार के वृक्ष हमें ज्यादातर किस प्रकार के वनों में देखने को मिलेंगे? ये आपको उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन में देखने को मिलेंगे। जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं यानी उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन, यहां पर आपको इस प्रकार के वन ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर हम इन वनों की बात करते हैं, ये किस ऊंचाई वाले इलाके में आपको देखने को मिलेंगे? ये जो वन होते हैं शिवालिक के निचले इलाकों में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें आपके सागौन, पलाश, बांस, शहतूत इस प्रकार के वन मुख्य रूप से आ जाते हैं। ठीक है, जो शिवालिक श्रेणी है हमारी शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, उसके निचले इलाकों में दून घाटी में आपको ये वन देखने को मिलते हैं। ठीक है,
उपोष्ण उष्णकटिबंधीय वन यानी उप उष्णकटिबंधीय वनों का मुख्य वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में ये आपको लगभग 1250 मीटर तक के ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। जो उत्तरी ढलान है वहां पर आपको लगभग 1200 मीटर तक मिल जाएंगे। दक्षिणी ढलानों पर 750 मीटर तक सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। इन वनों का जो मुख्य वृक्ष होता है वो साल का वृक्ष होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके अलावा दूसरे वृक्ष भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे शीशम हो गया, खैर हो गया, हल्दू हो गया, सेमल हो गया, लेकिन जो मुख्य है वो साल है। ठीक है, ये वन जो है उत्तराखंड के दक्षिणी ढलानों पर लगभग 750 मीटर तक मिल जाते हैं, उत्तरी ढलानों पर 1200 मीटर तक मिल जाते हैं। उप हिमालयी क्षेत्र के उपोष्ण कटिबंधीय वन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि इनका प्रमुख वृक्ष साल होता है। ये वन 1200 मीटर से कम की ऊंचाई तक पर विस्तृत है। पहला बिल्कुल सही। दक्षिणी ढलानों पर यह सामान्यतः 750 मीटर तक और उत्तरी ढलानों पर 1200 मीटर तक पाए जाते हैं। ये वाला भी सही है। दोनों आपके सही यहाँ पे होंगे। ठीक है, समशीतोष्ण वन यानी टेम्परेट फॉरेस्ट जो लगभग 1200 से 1800 मीटर तक होते हैं, कुछ जगहों पर 900 से 1800 भी दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष इसका सबसे प्रमुख वृक्ष माना जाता है? तो समशीतोष्ण वन क्षेत्र का सबसे प्रमुख जो पेड़ है उसे कहते हैं चीड़ का पेड़। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो ये वाले वन है नॉर्मली 1200 से 1800 मीटर तक देखने को मिलते हैं। ये दक्षिणी ढलानों पर हमारी साउथ जो स्लोप्स होती हैं वहां पर लगभग आपको 1000 मीटर से 1900 मीटर के मध्य में देखने को मिल जाएंगे और उत्तरी ढलानों पर 900 से 1800 मीटर के मध्य में मिल जाएंगे। इन्हीं वनों में पाए जाते हैं मुख्य रूप से कोणधारी वन। क्वेश्चन आता है कोणधारी वन किस ऊंचाई पर मिलते हैं, तो 900 से 1800 के मध्य में। और कोणधारी वनों का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा होता है? चीड़ होता है। यहां पर पूछा है समशीतोष्ण वनों का पहले सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो चीड़ का वृक्ष होता है। ठीक है, उप एल्पाइन और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों को उनकी विशिष्ट स्थानीयता या ऊंचाई के आधार पर सुमेलित करें। देखिए, जो उप अल्पाइन क्षेत्र होता है इसकी ऊंचाई या ये किस ऊंचाई पर है? 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक यह विस्तृत है। ठीक है, इस इलाके में उप अल्पाइन क्षेत्र में यानी 1800 से 3000 मीटर के इलाके में आपको साइप्रस, देवदार, ब्लू पाइन इस प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। ये जो पेड़ हैं जैसे हमने कहा 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ 1800 की ऊंचाई पर भी होगा, कोई पेड़ 3000 की मीटर की ऊंचाई पर भी होगा। इनके अलग अलग सेगमेंट यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे इन इलाकों में 1800 से 3000 के बीच में जो साइप्रस के पेड़ हैं आपको 2 से 3000 मीटर के मध्य में मिलेंगे, पहले का बी। जो देवदार है ये आपको मिलेगा 2400 से 3050 के मध्य में, यानी दूसरे का सी। और जो ब्लू पाइन है 1900 से 3100 मीटर के मध्य में मिलेगा, यानी ए। बी सी ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ये जो वन होते हैं हमारे उप अल्पाइन क्षेत्र के वन, यहां पर आपको ज्यादातर चौड़ी पत्ती वाले वन, पर्णपाती वृक्ष, इन सब का मिश्रण देखने को मिलता है। साथ में शंकुधारी वनों का मिश्रण भी मिलता है। ठीक है, अगला उच्च स्तरीय भोजपत्र वन सामान्यतः मुख्य हिमालयी पर्वतमाला के उत्तर में किस ऊंचाई सीमा के मध्य पाए जाते हैं? तो भोजपत्र वृक्ष जो हमारे होते हैं ये हमको ज्यादातर किस ऊंचाई पर मिलते हैं? 2900 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बेसिकली उप अल्पाइन क्षेत्र के बाद आता है अल्पाइन वनस्पति क्षेत्र और इस इलाके की ऊंचाई लगभग 3000 से 4500 मीटर के मध्य होती है। यहीं पर हमको भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को देखा। यहाँ की झीलों के प्रकारों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में, यहाँ के वनों के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।